प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसके कारणों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गुप्त काल को किन उपलब्धियों के कारण, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या प्रगति हुई, प्रगति के आधार पर उसे गुप्त स्वर्ण काल कहा जाता है, इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सामान्य रूप से गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। यह तथ्य उस समय के सांस्कृतिक विकास पर आधारित है। वस्तुतः स्वर्ण युग की अवधारणा राष्ट्रवादी इतिहास लेखकों अथवा नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी की देन है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब साम्राज्यवादी इतिहासकारों द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास की छवि धूमिल की जाने लगी, तब राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत की प्राचीन इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर गौरवान्वित करने का प्रयास किया। इसी परिप्रेक्ष्य में गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में चित्रित किया गया, लेकिन वास्तव में ऐसा था नहीं। फिर भी गुप्त काल को स्वर्ण युग मानने वाले इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त काल में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्य व कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई, जो गुप्त काल को स्वर्ण काल की श्रेणी में रखने का कारण बताया जा सकता है। इन इतिहासकारों के अनुसार मौर्य शासन के पश्चात पहली बार गुप्त शासकों ने संपूर्ण भारत में अपनी राजनीतिक एकता स्थापित की। साथ ही उन्होंने एक उच्च स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था को भी स्थापित किया। यह व्यवस्था प्रत्येक दृष्टि से, अर्थात यह जो प्रशासनिक व्यवस्था थी गुप्त काल की, वह प्रत्येक दृष्टि से उदार और लोकोपकारी, जन कल्याणकारी थी, जिसकी प्रशंसा तत्कालीन चीनी यात्री फाहियान भी करता है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, चीनी यात्री फाहियान महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। धार्मिक क्षेत्र में गुप्त शासनकाल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। यद्यपि गुप्त शासकों ने ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया, लेकिन उन्होंने वैष्णव धर्म के अलावे अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता की नीति अपनाई। यही कारण है कि इस काल में ब्राह्मण धर्म के विभिन्न संप्रदायों, वैष्णव, शैव संप्रदाय के साथ साथ बौद्ध, जैन इत्यादि धर्मों का भी विकास हुआ। वहीं दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से भी गुप्त काल समृद्धि का काल रहा। कृषि के साथ साथ इस समय व्यापार और वाणिज्य
काफ़ी प्रगति पर थे। इस समय प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र थे, प्रसिद्ध जो व्यापारिक केंद्र थे, नगर थे, वे पाटलिपुत्र, उज्जैन, दसपुर, भरौच इत्यादि थे। इस समय भारत का व्यापार अंतर्राज्यीय व्यापार के अलावे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी दूसरे देशों के साथ भी, जैसे अरब के साथ, फारस के साथ, मिस्र, चीन, दक्षिण पूर्वी एशियाई और रोम के साथ भी गुप्त काल में व्यापारिक संबंध कायम रहा और व्यापार वाणिज्य काफ़ी विकास हुआ। तो आज हम लोग बच्चों गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा किए। धन्यवाद।